हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, इस समय हम लोग कहानी विधा का अध्ययन कर रहे हैं। कहानी विधा में अगर हम बात करें तो हम लोग जो है समकालीन कहानी को देख रहे हैं। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे गोविंद मिश्र की कहानियाँ। इसके पहले की अगर हम बात करें तो इसकी समकालीन कहानी के 2 पार्ट आ चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट जो है हम लेने जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो रचनाएं हैं जो है वो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। जितने भी लोगों को कहानी विधा में कोई समस्या होती है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जो है रचनाएं बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। मेरे चैनल पे कल किसी का कमेंट आया था, कल या परसों, आई थिंक कल ही शायद आया था। शायद दीपक नाम है, पूरा तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर शायद दीपक ही नाम है। उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया था। मुझे इतनी खुशी मिली वो कमेंट देखकर। और सर, आप जो भी हैं, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा लगा कि आप मजबूर हो गए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपको रचनाएं जो है बहुत अच्छे से याद हो रही थी। तो ये देख के ना, सुन के, उसमें आपने जो लाइनें लिखी थी वो बहुत अच्छी लगी कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। कहीं ना कहीं लोगों तक मेरी जो चीज़ें हैं वो पहुंच रही हैं, और जो मैं अपने पढ़ाने के ज़रिए से जो मैं समझाना चाहती हूँ कि रचनाएं कैसे याद करें सरल शब्दों में, वो चीज़ जो है आप तक पहुँच रही है। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरा जो प्रयास अभी तक का रहा है वो धीरे धीरे सफल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो उस कमेंट में आपने सर थोड़े शब्दों में बहुत सी बातें कह दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना ज़्यादा हो सके आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए और भी दोस्तों में, ताकि और लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, अपनी पढ़ाई को और बेहतर करें। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करती हूँ और देखते हैं गोविंद मिश्र के बारे में, उनके द्वारा कौन कौन सी कहानियाँ लिखी गई हैं। देखिए, बात करें गोविंद मिश्र की कहानियों के बारे में, तो इनके द्वारा जो कहानियां लिखी गई हैं, सबसे पहले है नए पुराने माँ बाप, 1973 की रचना है, नए पुराने माँ बाप। उसके बाद अगली रचना है अंतःपुर, 1976 की है, अंतःपुर। एक रचना आप लोगों ने पढ़ी होगी, अंतःपुर का छिद्र। ये गोविंद वल्लभ पंत का शायद नाटक है, अंतःपुर का छिद्र। और अंतःपुर केवल पूछेगा, 1976 की है, गोविंद मिश्र की है। वो गोविंद वल्लभ पंत की है और ये गोविंद मिश्र की है, अंतःपुर। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगली रचना है रगड़ खाती आत्माएं, 1978 में लिखी गई है। धांसू, 1978 की रचना है। अपाहिज, 1980 की है। खुद के खिलाफ, 1981 की रचना है। खाक इतिहास, 1984 की है। पगला बाबा, 1987 की है। आसमान कितना नीला है, 1992 की रचना है। हवाबाज, 1998 की है। और लास्ट रचना है मुझे बाहर निकालो, 2004 की है। मुझे बाहर निकालो 2004 की है। ये सारी की सारी गोविंद मिश्र के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। एक बार फिर से देखिएगा, नए पुराने माँ बाप, 1973, अंतःपुर, 1976, रगड़ खाती आत्माएं, 1978, धांसू, 1978, अपाहिज, 1980, खुद के खिलाफ, 1981, खाक इतिहास, 1984, पगला बाबा, 1987, आसमान कितना नीला है, 1992, हवाबाज, 1998, मुझे बाहर निकालो, 2004 की है। अब इन रचनाओं को हम याद कैसे करेंगे कि सारी की सारी गोविंद मिश्र के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। तो देखिए, गोविंद यानी कि कृष्ण जी को हम गोविंद के नाम से भी जानते हैं। तो आप जानते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी थे, उनको भी जो जन्म देने वाली माँ थी वो दूसरी थी, और जो उनका पालन पोषण की थी वो दूसरी थी। ठीक है, देवकी और यशोदा। ठीक है, आपने सुना होगा ये नाम, सभी लोग जानते हैं। तो कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण थे, जिनको हम गोविंद के नाम से जानते हैं, तो कहते हैं गोविंद यानी कि कृष्ण जी
अपने नए पुराने माँ बाप से मिलने जाते हैं, नए पुराने माँ बाप से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। जो उनके असली रियल जो उनके मम्मी पापा हैं उनसे मिलने जाते हैं कृष्ण जी। कहाँ पर? अंतःपुर में, जहाँ पे आप जानते हैं कि कंस ने उनके माँ बाप को बंदी बना लिया था ना, तभी तो जो है ये यशोदा के पास पले बड़े थे कृष्ण जी। तो ये क्या करते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये अपने पुराने नए पुराने माँ बाप से मिलने जाते हैं। कौन? गोविंद जी। जहाँ जिनको जो है अंतःपुर में जो है कंस ने बंदी बना रखा था। अंतःपुर में कंस ने इनके माँ बाप को बंदी बना रखा था, ऐसे रिलेट करेंगे। और वहां पर जो है लोगों की आत्माएं रगड़ खा रही हैं। जहां पर उनको बंदी बना के रखा था कंस ने कृष्ण के माँ बाप को, कृष्ण जी के, वहां पर और भी लोग थी। वहां पर लोगों की आत्माएं जो है रगड़ खाती आत्माएं बन चुकी थी। मतलब इतना, मतलब बंदी जो बनाया था ना, चारों तरफ से पैक था, तो आत्माएं सबकी रगड़ खाने लगी थी, ऐसे रिलेट करेंगे। अंतःपुर में सभी को बंदी बना के रखा था, जहां पर सभी की आत्माएं जो हैं वो रगड़ खाती हैं। वहां पर धासु और अपाहिज लोगों को भी रखा गया। वहां पर धासु व अपाहिज लोगों को भी रखा गया, जो कंस के खिलाफ, जो भी कंस के खिलाफ कुछ भी करा रहता था, उन लोगों को सभी को कंस क्या करते थे, उसी अंतःपुर में जो है कैद कर देते थे। तो सभी की आत्माएं वहां पे रगड़ खाती रहती थी। हाँ, तो अगर कहते हैं कि धासु और अपाहिज लोग जो खुद के खिलाफ जाते थे, मतलब जो खुद कंस के खिलाफ चले जाते थे, जो उनके वहां पे कंस के महल में रहते थे, और कोई भी खुद जो है कंस के खिलाफ अगर जाता था तो सभी को ये कंस बंदी बना लेता था। आपको पता है, आपने स्टोरी देखी होगी, तो उसी स्टोरी से रिलेट कीजिए। तो बंदी बना लेते थे। तो फिर ये क्या करते हैं, कृष्ण जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं, वहां पे देखते हैं कि कंस ने ना जाने कितनों को खाक में मिला रखा है, कितनों को खाक में मिला रखा है। किसने? कंस ने। कृष्ण जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं ना जाने कितनों को खाक में मिला रखा है। और जब अपने बाबा को देखते हैं तो देखते हैं कि वो, उनके बाबा तो एकदम पागल हो गए हैं, मतलब पगला बाबा बन चुके हैं इनके बाबा। और वो बार बार कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। कृष्ण अपने मतलब बाबा को देखते हैं तो कहते हैं इनके बाबा जो है वो तो एकदम पगला बाबा बन गए हैं, और वो कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो कृष्ण सबको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और जब बाहर निकालते हैं तो भाई, अब आप किसी घर में कैद रहेंगे यहाँ 2-4 महीने तक, आप 1 महीने कैद हो जाइए तो देखिए आपकी हालत खराब हो जाएगी। 1 महीना क्या, 1 हफ्ते, इनको तो कई सालों तक कैद रखा गया। तो जब इनको बाहर लेके जाते हैं तो हवा जब इनको लगती है, हाँ, हवाबाज, तो हवा मिलेगी, बाहर निकले तो हवा मिली, तो हवा से हवाबाज। और जब बाहर निकलते तो ये देखते हैं कि आसमान कितना नीला है, आसमान कितना नीला है। क्योंकि बाहर का जब दृश्य देखेंगे तो मतलब अचानक से आप बाहर निकलिए तो कितना अच्छा लगता है ना। और वैसे रोज उसी अंधेरे में काल कोठरी में रहते थे, तो जब वो बाहर निकलते हैं इनको अच्छी अच्छी हवाएं मिलती हैं, और फिर कहते हैं कि भाई आसमान कितना नीला है आज का। तो बस इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, थोड़ी सी चीज़ें जब बताने लगते हैं ना, स्टोरी बताने का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ें याद रहे, भले ही थोड़ा लंबा टाइम लग जाए, पर आपको रचनाएं याद हो जाए। तो इनको कृष्ण जी से रिलेट करेंगे। कृष्ण जी यानी कि गोविंद, गोविंद यानी कि कृष्ण जी। तो कृष्ण जी जो अपने नए पुराने माँ बाप से मिलने जाते हैं, कहाँ पर? अंतःपुर में, जहाँ पर कंस ने उनको जो है बंदी बना रखा था। वहाँ पर लोगों की आत्माएं रगड़ खाती हैं, और वहाँ पर धासु और अपाहिज लोगों को भी जो है कंस ने बंदी बना रखा था, जो खुद के खिलाफ जाकर, मतलब खुद के खिलाफ हो जाते थे कंस के। मतलब कंस के खिलाफ हो जाते थे, खुद जो है कंस के खिलाफ हो जाते थे। वहां पर जो धासु और अपाहिज लोग थे, तो उन सभी को कंस ने वहां पर बंदी बना रखा था। और यहाँ पर जब कृष्ण पहुंचते हैं उस अंतापुर में तो देखते हैं कि कंस ने ना जाने कितनों को खाक में मिला रखा है। और अपने बाबा को देखते हैं तो देखते हैं कि उनके जो बाबा हैं वो पागल हो गए हैं, और बाबा चिल्लाते हैं मुझे बाहर निकालो। फिर कृष्ण जो है सभी को बाहर निकालते हैं, सभी को बाहर निकालकर हवा, मतलब खुली हवा में लेके जाते हैं। और जब सब लोग बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि आसमान कितना नीला है। सब देखते हैं, कहते हैं आसमान भाई कितना नीला है, बाहर निकलने के बाद ये चीज़ दिखता है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। ये गोविंद मिश्र की सारी कहानियां हैं। आगे बात करेंगे महीप सिंह। महीप सिंह की रचना है सुबह के फूल, 1959 की है। उजाले के उल्लू, 1964 की है। घिराव, 1968 की है। कुछ और कितना, 1973 की है।
कितने संबंध 1979 की है, दिल्ली कहाँ है 1985 की है। ये सारे के सारे महीप सिंह के कहानी हैं, महीप सिंह के द्वारा लिखी गई सारी की सारी कहानियां हैं। अब इनकी रचनाओं को कैसे याद करेंगे कि महीप सिंह की ये सारी कहानियां हैं। कहते जो महीप, महीप का मतलब होता है राजा, ठीक है, जानिएगा। महीप मान लिया अगर कभी पूछ ले महीप का अर्थ क्या होता है तो जाने रहिएगा, महीप का जो अर्थ होता है वो राजा होता है। भाई ठंड का समय है, ये पेन को भी ठंड लग जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो महीप का अर्थ होता है राजा। कहते हैं देखिए राजा, राजा के लिए हम क्या करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं उनके लिए फूल लेने। जैसे आप देखिए कोई राजा वाजा है तो उनके जो सेवक रहते हैं, सिपाही रहते हैं, वो क्या करते हैं, राजा के लिए जो है सुबह के लिए, राजा के लिए जो है सुबह के फूल, मतलब यानी ताजे ताजे फूल, सुबह के फूल लेने जाते हैं। उजाले होते ही, जैसे ही उजाला होता है तुरंत वो क्या करते हैं, सुबह के फूल यानी कि ताजा ताजा उजाला होते ही सुबह के फूल लेने जाते हैं। उल्लू की तरह, कैसे जाते हैं, उल्लू की तरह जो है लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जो राजा के सैनिक लोग होते हैं, राजा, राजा यानी कि महीप, यहाँ से रिलेट करेंगे। महीप यानी कि राजा के लिए सुबह के फूल उजाले होते ही उल्लू की तरह लेने पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं, ताकि ज़्यादा लोग उनको देख ना पाएं। सुबह सुबह जाएंगे तो लोग उनको देख नहीं पाएंगे, और जब ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं तो लोग उनका घेराव भी नहीं करेंगे, लोग उनका क्या, उनको घेरेंगे भी नहीं, और कोई इनसे मांगेगा भी नहीं। क्योंकि जब लोग घेराव करते तो कहते भैया कुछ हमको दे दो, थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए इसी में से फूल, मांगते कि नहीं। अब आप कहीं जाइए और लेके आइए, अब ज़रूरत है, अब जैसे कोई त्यौहार रहता है, फूल उल लेने चले जाइए तो रास्ते में लेके आइए, तब तक आपके पहचान के मिल गए तो कहें भैया थोड़ा सा फूल हमको भी दे दीजिए, हाँ देर हो गया हमको, हम नहीं उठ पाए, मेरी आंख लग गई। तो ऐसे ही होता। तो वो कहते हैं कि उजाले उजाले होते ही उल्लू की तरह सुबह का फूल लेने राजा के लिए चले जाते हैं, इस यह सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको कोई देख ना पाए, और नहीं तो लोग देख लेंगे तो हमारा घिराव करने लगेंगे, और फिर क्या करेंगे, कुछ और ना जाने कितना हमसे ले लेंगे, कुछ और मतलब कुछ कुछ करते ना जाने कितना हमसे फूल वो लोग ले लेंगे, और इस वजह से हम कितने संबंध को अपने खराब करेंगे। मेरा जो और लोगों से संबंध अगर हम नहीं देंगे तो हमारे संबंध खराब होंगे, और दे देंगे तो हम राजा तक फूल नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कहते हैं और इस वजह से ना जाने हमें हमारे कितने संबंध खराब होंगे। और फिर लोग कहते हैं भाई हाँ इतना तो आप रिलेट कर लेंगे, फिर कहेंगे दिल्ली कहाँ है, तो भाई जो सैनिक होते हैं, जो सेनापति होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनके लिए दिल्ली कहाँ है, जहाँ उनके राजा हैं वहीं उनकी दिल्ली है। जहाँ उनके राजा का घर है, जहाँ उनका राजमहल है, वहीं उनकी दिल्ली भी है। तो दिल्ली कहाँ है, जहाँ उनके राजा है, यानी कि महीप सिंह, जहाँ महीप है वहीं दिल्ली है। बस ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। राजा के जो सैनिक होते हैं वो सुबह के फूल लेने उजाले होते ही उल्लू की तरह पहुंच जाते हैं, ताकि लोग उनको देख ना पाए और उनका घिराव ना करें। नहीं तो घिराव करेंगे तो कुछ और कितना करके सारे फूल ले लेंगे, और वो ना जाने इस वजह से अपने कितने संबंधों को खराब करेंगे। और कहते हैं हम लोगों के लिए दिल्ली कहाँ है, तो जहाँ हमारे राजा हैं वहीं हमारी दिल्ली है। ऐसे रिलेट कर लेंगे, सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। अगले लेखक हैं हृदयेश जी। इनकी जो रचना है वो है अंधेरी गली का रास्ता 1977, इतिहास 1981, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, नागरिक 1992, रामलीला 1993, सम्मान 1996, सन 1920, 1999 की रचना है। ध्यान दीजिएगा, सन 1920 कब की रचना है, 1999 की है। उसी जंगल समय में 2004 की है। हृदयेश की रचना है, सारी की सारी इनकी कहानियां हैं। अब इनकी रचनाओं को कैसे याद करेंगे, देखिए हृदयेश कहते हैं, हृदयेश जी जो है वो कहते हैं मैं हृदय से बताता हूँ। क्या बता रहे हैं सुनिएगा। हृदयेश कहते हैं कि मैं हृदय से बताता हूँ कि सन 1920 के इतिहास में, सन 1920 के इतिहास में मैं एक नागरिक के साथ साथ उत्तराधिकारी भी था। हृदयेश जो है वो कहते हैं मैं हृदय से बताता हूँ, हृदय से आप हृदय को कनेक्ट कर लेंगे। कहते हैं कि मैं हृदय से बताता हूँ कि सन 1920 के इतिहास में जो है मैं एक नागरिक के साथ साथ उत्तराधिकारी भी था, जो उसी जंगल समय में अंधेरी गली के रास्ते पर रामलीला की थी,
क्या करती है, जो उसी जंगल समय में, उस समय की बात हो रही है, उसी जंगल के समय में अंधेरी गली के रास्ते पर क्या की थी, हमने रामलीला की थी, जिसमें मुझे बहुत सम्मान मिला था, जिसमें मुझे क्या मिला था, बहुत ज़्यादा सम्मान मिला था। और वो कथा जो है वो अमर कथा बन गई थी। जब मैंने अंधेरी गली के रास्ते पर रामलीला की थी तो वहाँ पर मुझे बहुत सम्मान मिला था और वो कथा हमारी अमर कथा हो गई थी। हृदय जो है वो कहते हैं, मैं हृदय से बताता हूँ कि सन 1920 के इतिहास में मैं एक नागरिक के साथ साथ उत्तराधिकारी भी था। उस समय जो है, उसी जंगल के समय में अंधेरी गली के रास्ते पर मैंने क्या की थी, एक रामलीला की थी, जिसमें मुझे बहुत सम्मान मिला था। और उसके बाद जो है वो जो कथा हमने कही थी वो एक अमर कथा बन गई। बस ऐसे याद हो जाएगा। आगे बात करेंगे माहेश्वर। माहेश्वर की रचना है स्पर्श, 1979 की है। डीपी सिंह की डिस्पेंसरी 1986 की है। मास्टर सेवाराम का सपना 1992 की है। हंसने वाली औरत 1995 की है माहेश्वर। तो एक तो इनकी रचना माहेश्वर तो ऐसे ही याद कर लेंगे। हंसने वाली औरत, जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, अयुड़ रिल रिक एयोंग एयोच हयवरट लड़ यमंगड़नम, सभी को याद होगा, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे, आपको पढ़ने का तरीका नहीं रहा होगा, तो हर किसी को हंसी आई होगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुआ था। जब मैंने फर्स्ट टाइम माहेश्वर सूत्र देखा, मतलब मुझसे पढ़ने के लिए कहा गया, तो मैं उच्चारण ही नहीं कर पा रही थी। तो मेरी एक मैम थी, रीता तिवारी करके उनका नाम था, बहुत अच्छी टीचर थी। तो मतलब अभी भी हैं, लेकिन अब उनसे कांटेक्ट नहीं है, बट उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया था कि संस्कृत मतलब कैसे पढ़ते हैं। तो जब उन्होंने पढ़ाया तो हम, मतलब ऐसा हो रहा था कि हम कभी इस चीज़ को पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, बट उन्होंने इतने अच्छे से बताया ना कि वो उसके बाद दिमाग में इस तरीके से रट गई कि आज तक याद हो गई। और जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे तो बहुत हंसी आ रही थी, पढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो हंसने वाली औरत जो है, क्यों हंसने लगती है वो औरत, क्योंकि उसको माहेश्वर सूत्र पढ़ने को दिया गया। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं, याद हो जाएगा। ये माहेश्वर की रचना है। बाकी और जो रचनाएं हैं इनको हम कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, कहते हैं एक मास्टर जी थे, मास्टर सेवाराम। कहते हैं मास्टर सेवाराम का सपना है, मास्टर सेवाराम का सपना है कि जी आप सभी लोग क्या करिए, आप सभी लोग माहेश्वर सूत्र को स्पर्श करें। माहेश्वर सूत्र जो आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा, 14 होते हैं, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, यहाँ से सभी लोग जानते हैं। तो कहते हैं जो मास्टर जी थे, मास्टर सेवाराम, इनका सपना था कि सभी बच्चे जो है वो माहेश्वर सूत्र को स्पर्श करें और उसे सीख जाएं हंसते हंसते। उसे कैसे सीखें, हंसते हंसते सीखें, नहीं तो क्या करेंगे, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी यानी कि दवा खाने, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी से हम दवा ले आएंगे और वो दवा खिलाएंगे, तब जाके इन लोगों को याद होगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग माहेश्वर सूत्र को स्पर्श कीजिए और हंसते हंसते उसको सीख जाइए। हंसते हंसते से हंसने वाली औरत, रिलेट हो गया ना भाई। देखिए, माहेश्वर सूत्र कौन बताएगा, हमें मास्टर सिखाएंगे। जैसे मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया, कैसे याद करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, उसका उच्चारण कैसे होता है, कैसे याद करेंगे, बाकी चीज़ें उसके बारे में बताई गई। अगर आप लोगों में से किसी को माहेश्वर सूत्र नहीं याद है, उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे मैंने संस्कृत साहित्य का इतिहास मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। वहाँ पे आपको माहेश्वर सूत्र का एक क्लास मिलेगा, वहाँ से जाके आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी। तो उसी से आप यहाँ पे रिलेट भी कर लेंगे। जो मास्टर सेवाराम थे, उनका सपना था कि सारे बच्चे माहेश्वर सूत्र को स्पर्श करें और साथ ही साथ हंसते हंसते उसको याद करें। हंसते हंसते से हंसने वाली औरत, और नहीं याद करेंगे तो क्या करेंगे, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी यानी दवाखाने से हम दवा लेकर आएंगे और आप सबको खिला देंगे, तब याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। आगे बात करेंगे कामतानाथ की। कामतानाथ की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं छुट्टियां 1977 की, तीसरी सांस 1977, सब ठीक हो जाएगा 1983 की है, शिकस्त 1992, रिश्ते नाते 1998। सारी रचनाएं किसकी हैं, कामतानाथ की हैं। कामतानाथ की सारी रचनाएं हैं। कैसे याद करेंगे, कहते हैं कामतानाथ कामना करते हैं। कामतानाथ जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कामना कर रहे हैं, कामना से कामतानाथ, ठीक है। कामतानाथ कामना करते हैं कि जब छुट्टियां होंगी, जब छुट्टियां होंगी तो हम सब साथ साथ से 77,
तो हम सब जो है साथ साथ हो जाएंगे। भाई छुट्टियां होती हैं तो सब लोग अपने परिवार में जाते हैं, जैसे कोई विदेश रह रहा है, कोई दूसरे शहर रह रहा है, तो छुट्टी होती है बच्चों की तो सब लोग अपने मायके आते हैं या अपने गाँव पे आते हैं। जब आते हैं तो सब लोग साथ साथ हो जाते हैं, है कि नहीं। तो कामतानाथ कामना करते हैं कि जब छुट्टियां होंगी तो हम सब साथ साथ हो जाएंगे, सभी साथ साथ जो है सांसें लेंगे, सभी साथ साथ क्या करेंगे, सांसें, यानी कि तीसरी सांस है, सभी साथ साथ सांसें लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक हो जाएगा। जो शिकस्त हो गई है, जो शिकस्त हो गई है वो रिश्ते नाते में, वो भी सब दूर हो जाएगी। मैं यही कामना करता हूँ। जो शिकस्त हो गई है हमारे रिश्ते नाते में, दूरी रहने पे से क्या होता है, कभी कभी रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जब हम सब साथ साथ आएंगे तो वो रिश्ते नाते भी जो है वो सब भी अच्छे हो जाएंगे। कैसे याद करेंगे, कामतानाथ कामना करते हैं कि जब छुट्टियां होंगी तो हम सभी साथ साथ आ जाएंगे और साथ साथ सांसें लेंगे। भाई एक साथ रहेंगे तो एक साथ सांसें लेंगे। फिर कहते हैं तब सब ठीक हो जाएगा, जितनी भी शिकस्त हुई है रिश्ते नाते में वो सब की सब दूर हो जाएंगी। और मैं यही कामना करता हूँ। कामना से कामतानाथ। आगे बात करेंगे विवेकी राय की। इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं देखिएगा। पहली रचना है नई कोयल, 1975 की है। गूंगा जहाज 1977 की रचना है। फिर है बेटे की बिक्री, देखिएगा, बेटे की बिक्री 1981 की है। कालातीत 1982। चित्रकूट के घाट पर 1988। सर्कस 2005 की है। विवेकी राय के द्वारा लिखे गए ये क्या है, कहानी है। नई कोयल 75, गूंगा जहाज 77, बेटे की बिक्री 1981, कालातीत 1982, चित्रकूट के घाट पर 1988, सर्कस 2005 की है। विवेकी राय के सारे क्या हैं, सारे के सारे कहानी हैं, इनके द्वारा लिखे गए हैं। अब कैसे याद करेंगे, कहते हैं चित्रकूट के घाट पर सर्कस हो रहा था। विवेकी राय बताते हैं, ये अपनी राय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि चित्रकूट के घाट पर क्या हो रहा था, सर्कस हो रहा था, जिसमें विवेक ओबराय, आपने एक देखा होगा एक रियलिटी शो आता था जिसमें विवेक ओबराय आते थे, बच्चों का शो था, उसमें एक्टिंग का कीड़ा या ऐसे करके कुछ आता था नाम, उसका नाम तो नहीं मुझे याद आ रहा है। विवेक ओबराय जो थे, जो हीरो है, वो जज थे उसमें। तो वहीं से याद करते हैं, कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर सर्कस हो रहा था जिसमें विवेक ओबराय जो थे वो जज थे। विवेक ओबराय से विवेक राय को आप याद कर लेंगे, विवेकी राय को। वो उसमें क्या थे, वो उसमें जज थे उस सर्कस में। और फिर कहते हैं कि उस सर्कस में एक नई कोयल, उस सर्कस में नई कोयल गूंगे जहाज पर बैठकर अपने बेटे की बिक्री कर रही थी, क्योंकि उसके काला अतीत के बारे में सबको पता था। क्योंकि उसके काला अतीत यानी कि उसके मतलब काल में, उसके अतीत में जो भी कांड उसके बेटे ने किया था वो सबको पता था। इसलिए नई कोयल क्या कर रही थी, गूंगे जहाज पर बैठकर अपने बेटे की बिक्री कर रही थी उस सर्कस में। कैसे याद करेंगे, चित्रकूट के घाट के पास एक सर्कस हो रहा था जिसमें विवेक ओबराय जो थे वो जज के रूप में वहां पर मौजूद थे। बताते हैं कि उस सर्कस में एक नई कोयल थी जो गूंगे जहाज पर बैठकर अपने बेटे की बिक्री कर रही थी। क्यों, क्योंकि कालातीत, उसके कालातीत के बारे में सभी को सब कुछ पता था, इसलिए वो अपने बेटे की बिक्री कर रही थी। इस तरीके से याद हो जाएगी इनकी सारी कहानियां। आगे बात करेंगे संजीव की। जो संजीव जी हैं इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, सारी कहानियां कौन कौन सी हैं। पहला है सफरनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियां 1987 की है। प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियां 1995, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004 का है, गुफा का आदमी 2006 की रचना है। सारी की सारी कहानियां संजीव के द्वारा लिखी गई है। भाई दुनिया की सबसे हसीन औरत अगर किसी के पास होगी तो समझिए उसके पास संजीवनी है, वो संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। दुनिया की सबसे हसीन औरत, दुनिया की, सुनिएगा, किसी एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे हसीन औरत जिसके पास होगी, समझिए उसको संजीवनी मिल गई हो, है कि नहीं। तो संजीवनी से संजीव को आप कनेक्ट कर लेंगे, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा दुनिया की सबसे हसीन औरत किसकी है, संजीव की है। तो दुनिया की सबसे हसीन औरत किसके पास है, संजीव के पास है, बस याद हो जाएगा। बाकी इनकी जो रचनाएं हैं इनको कैसे याद करेंगे, चलिए सबको रिलेट करते हैं।
कहते हैं भाई अगर संजीवनी पानी है, संजीवनी से संजीव को रिलेट करेंगे, संजीवनी पानी है तो सफ़र करना पड़ेगा। अगर आपको संजीवनी पानी है तो आप बिना सफ़र के तो नहीं पा सकते। संजीवनी पानी है तो सफ़र करना पड़ेगा, सफ़र से सफ़रनामा याद हो जाएगा। सफ़रनामा सफ़र करना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको भूमिका तैयार करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, सबसे पहले आपको भूमिका तैयार करनी होगी। तो भूमिका तथा अन्य कहानियाँ हो गया। भूमिका तैयार करनी पड़ेगी कि रास्ता प्रेत मुक्त हो आगे कहा। कहते हैं कि उसके लिए आपको भूमिका तैयार करनी पड़ेगी कि रास्ता जो है वो प्रेत मुक्ति हो, रास्ता जो हो वो प्रेत से मुक्त हो। आगे कहा गया, फिर आगे क्या कहते हैं, आगे कहा गया कि संजीवनी पाने के लिए तुम्हें दुनिया के सबसे हसीन औरत से प्रेरणा स्रोत लेना होगा। फिर आगे कहते हैं अगर तुम्हें संजीवनी पानी है तो दुनिया की सबसे हसीन औरत से तुम्हें क्या करना होगा, प्रेरणा स्रोत लेना होगा। ध्यान रखना, प्रेरणा स्रोत लेना होगा। और उसके बाद जो है ब्लैक हॉल में जाकर, उसके बाद ब्लैक हॉल में जाकर खोज करना होगा। ब्लैक हॉल में जाकर खोज करना, जहां तुम्हें गति का पहला सिद्धांत मिलेगा वहीं पर जो है गुफा में एक आदमी भी मिलेगा जिसके पास संजीवनी होगी। अब बताइए, ये संजीवनी पाने के लिए इतनी कहानियां लिखी गई, कैसे याद करेंगे। जैसे आपको संजीवनी पानी है तो हम कहेंगे देखिए अगर आपको संजीवनी पानी है यानी कि आपको जॉब पानी है तो आप कैसे जॉब तक पहुंच सकते हैं, कैसे जॉब पा सकते हैं। फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप कीजिए, पढ़ाई कीजिए और उस पढ़ाई को इतने, ये नहीं कि कोटा पूर्ति कीजिए, अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ याद कीजिए, क्या आपके एग्ज़ाम में आना है क्या नहीं आना है। फिर उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम करीब आ जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना हो सके मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़िए, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, हर चीज़ के पढ़ने का तरीका होता है। टाइमिंग अपनी सेट कीजिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम में फ्रेश माइंड से आप जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। सारी चीज़ें बताई जाती हैं ना, तब जाके आपका रिजल्ट आता है, फिर आपको संजीवनी मिलती है, यानी कि आपका रिजल्ट निकला और आप पास हो गए, अब आपकी जॉब लग गई, तो हुआ ना संजीवनी। अब यहाँ पे जब संजीव को संजीवनी पाना है तो कहते हैं आपको सफ़र करना होगा। अगर आपको संजीवनी चाहिए तो सफ़र से सफ़रनामा, और जब आपको सफ़र करना होता है तो आप पहले भूमिका बनाते हैं, और भूमिका बनाते हैं तो भूमिका बनाते हैं कि भाई हमारा जो रास्ता हो वो प्रेत मुक्त हो। फिर आगे कहा गया कि अगर संजीवनी पानी है तो आपको दुनिया की सबसे हसीन औरत से प्रेरणा स्रोत लेना होगा। आपको दुनिया की सबसे हसीन औरत से प्रेरणा स्रोत लेना होगा और उसके बाद ब्लैक हॉल में जाकर खोज करनी होगी, जहां पर गति का पहला सिद्धांत मिलेगा वहीं पर गुफा का एक आदमी होगा, वहीं पर गुफा का एक आदमी मिलेगा जिसके पास आपको संजीवनी मिल जाएगी आराम से। तो ये सारे प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे तो आपको संजीवनी प्राप्त हो जाएगी, आसानी से याद हो जाएगा। आगे बात करेंगे मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर की कौन कौन सी रचनाएं हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। इनकी रचनाओं को भी सारी कहानियां ही हैं। पहली कहानी है बाबूजी, 1975 की है। बंद रास्तों के बीच, 1978। दूसरा महाभारत, 1979। मेघना का निर्णय, 1980। गांव के लोग, 1981। विग्रह बाबू, 1982। एक है बाबूजी, एक है विग्रह बाबू। तिरिया जन्म, 1982। हरिहर काका, 1983। माटी की महक धरती गांव की, माटी की महक धरती गांव की, 1987 की है। एक में अनेक, 1987। एक थे प्रोफेसर बीलाल, 1993। भोर होने से पहले, 1994। चल खुसरो घर आपने, 2000 की है। और जमुनी जो है ये 2001 की है। एक चल खुसरो घर आपने करके शिवानी की रचना है, उपन्यास है। और यहाँ पे चल खुसरो घर आपने 2000 की है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे है जमुनी, 2001 की है। एक रचना मिलती है जमुन जल तुम, ये केदारनाथ अग्रवाल की है, जमुन जल तुम, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो ये सारी रचनाएं हमने पढ़ी ये मिथिलेश्वर के द्वारा लिखी गई हैं। अब यहाँ पर जो मिथिलेश्वर जी हैं इनकी जितनी भी रचनाएं हैं इनको भी हम एक कहानी यानी कि स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कहते हैं मिथिलेश्वर से मिथिला को कनेक्ट करेंगे। मिथिला के एक थे प्रोफेसर बीलाल। मिथिला में एक थे प्रोफेसर बीलाल जो क्या करते थे, सुनिएगा, जो भोर होने से पहले एक जामुन खाते थे।
डेली का। कहते थे मिथिला में एक थे प्रोफेसर बिलाल, जो भोर होने से पहले ही क्या करते थे, एक जामुन खा लेते थे और फिर क्या करते थे, खुश होकर अपने घर चले जाते थे। खुश होकर खुश रहो, चल खुश रहो घर, आपने कनेक्ट हो गया ना। कहते हैं कि मिथिला में एक थे प्रोफेसर बिलाल, जो भोर होने से पहले क्या करते थे, एक जामुन खाते थे। एक जामुन से 2001 की जमुनी रचना है। एक जामुन खा लेते थे और फिर जो होते बड़े खुश हो जाते थे और खुश होकर अपने घर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि जो है, क्योंकि उन्हें अपने उनके गांव की जो माटी थी, गांव की सॉरी क्योंकि उन्हें जो है माटी की महक और धरती का गांव उन्हें बहुत पसंद था। क्यों? वो इसलिए खुश होकर चले जाते थे क्योंकि उन्हें अपने गांव की जो मिट्टी थी और उनकी धरती की जो महक थी वो उनके गांव की बहुत अच्छी उन्हें लगती थी। तो कहते हैं कि ये खुश होकर अपने घर चले जाते थे क्योंकि माटी की महक और धरती का गांव उन्हें बहुत पसंद था। और उसी गांव में जो है बाबूजी भी रहते थे। उसी गांव में बाबूजी जो है वो बंद रास्तों के बीच में, बाबूजी जो है उसी गांव में बाबूजी बंद रास्तों के बीच में क्या करते हैं, दूसरा महाभारत देखने पहुंच जाते हैं। और जब दूसरा महाभारत देखने पहुंच जाते हैं तब मेघना का निर्णय, मेघना जो है वो निर्णय लेती है। क्या निर्णय लेती है? मेघना जो है वो निर्णय लेती है किसके? गांव के लोगों के साथ। गांव के लोगों के साथ मिलकर जो है मेघना निर्णय लेती है और कहती है कि अब जो है विग्रह बाबू का कर दीजिए। कि जो बाबू में दूसरी बार महाभारत देखने आए हैं बंद रास्तों के बीच में, उन बाबू का जो है विग्रह कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन तिरिया जन्म, क्योंकि इनका जो चरित्र है वो बड़े तिरिया चरित्र इंसान है, मतलब इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है जो बाबूजी हैं। तो कहते हैं इनका आप विग्रह कर दीजिए। गांव के लोगों से मिलकर जो है मेघना निर्णय लेती है और कहती है विग्रह बाबूजी का कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बड़े तिरिया चरित्र इंसान है। तिरिया चरित्र यानी कि तिरिया जन्म, याद हो जाएगा आसानी से। एक बार फिर से सुनिएगा। मिथिलेश्वर यानी कि मिथिला, मिथिला में एक मिथिलेश्वर थे, नहीं ऐसे याद कीजिएगा, मिथिलेश्वर यानी कि मिथिला। मिथिला में एक थे प्रोफेसर बिलाल, जो भोर होने से पहले एक जामुन खाते थे और फिर खुश होकर अपने घर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने माटी की महक और धरती का गांव बहुत ही प्रिय था। वहीं पर एक दिन क्या होता है, एक बाबूजी जो है वो बंद रास्तों के बीच से, मतलब रास्ता बंद है फिर भी जबरदस्ती जो है बंद रास्तों के बीच से दूसरा महाभारत देखने चले आते हैं। तभी मेघना जो है निर्णय लेती है गांव के लोगों के साथ मिलकर और कहती है विग्रह कर दीजिए, विग्रह बाबूजी का कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो है बड़े ही तिरिया चरित्र है। ये कैसे हैं? बड़े ही तिरिया चरित्र है। और मेघना जो निर्णय लेती है ना, वो मेघना जो निर्णय लेती है वो हरिहर काका के साथ मिलकर लेती है। ये हरिहर काका भी रचना है ना, हरिहर काका के साथ मिलकर जो है मेघना निर्णय लेती है और गांव वाले जो होते हैं, गांव के लोग, उनसे कहती है कि बाबू का विग्रह कर दीजिए क्योंकि ये बड़े तिरिया चरित्र इंसान है। बस याद हो जाएगा मिथिलेश्वर की सारी रचनाएं। आगे बात करेंगे, अगले लेखक है शानी। शानी की रचना है बबूल की छाँव 1958, डाली नहीं फूलती 1959 की है, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त का क्या हुआ 1975 की रचना है, बिरादरी तथा अन्य कहानियां 1978, सड़क पर करते हुए 1979 की रचना है। सारी रचनाएं शानी के द्वारा लिखी गई हैं। शानी यानी कि घमंडी, जो लोग बहुत होते हैं ना, कहते हैं बहुत शानी है। हाँ, तो कहते हैं कि भाई शानी मतलब हो गया घमंडी, जिनके अंदर बहुत घमंड भरा होता है, ऐसे याद करेंगे। कहते हैं कुछ शानी लोग होते हैं, कुछ शानी लोग होते हैं जो सड़क पर ही क्या करते हैं, बबूल की छांव में, लिखा है ना सड़क पर करते हुए। कहते हैं कुछ लोग ऐसे, कुछ शानी लोग होते हैं जो सड़क पर ही बबूल की छांव के नीचे, बबूल की छांव के नीचे क्या करते हैं, छोटा घेरा बनाकर विद्रोह करने लगते हैं। छोटे घेरे बनाकर क्या करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं बिरादरी को लेकर। आपने देखा होगा बिरादरी, भाई ये हमारी बिरादरी की हैं, ये हमारे कास्ट के नहीं है, हमारी बिरादरी के नहीं है, तो बहस होती है ना। तो कुछ जो शानी घमंडी लोग होते हैं वो यही करते हैं। कहते हैं कुछ शानी लोग जो है वो सड़क पर ही बबूल की छांव के नीचे छोटे घेरे बनाकर विद्रोह करने लगते हैं बिरादरी को लेकर। बिरादरी से बिरादरी तथा अन्य कहानियां, बिरादरी को लेकर। और उसी विद्रोह में कोई कहता है कि आप तो शर्त लगाए थे, उसमें से उसी विद्रोह में कोई कहता है कि आप तो शर्त लगाए थे ना कि डाली नहीं फूलती, तो क्या हुआ आपकी शर्त का। तो
क्या हुआ आपकी शर्त का क्या हुआ आपकी, आपने तो कहा था कि डाली नहीं फूलती, लेकिन यहाँ तो डालियाँ फूल गई। बस इस तरीके से और उसमें भड़क गए वो कि हमने शर्त लगाया था और ये हमारे खिलाफ जाके बोल रहे हैं। तो घमंडी लोगों का होता है थोड़ा सा, तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे है राकेश वत्स, इनकी रचना है अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां, 1970 की है। अंतिम प्रजापति 1975 की है। अभियुक्त 1979 की है। शुरुआत 1980 की रचना है। एक बुद्ध और 1986 की रचना है। एक इनकी और रचना है एक बुद्ध और 1986 की। सारी रचनाएं राकेश वत्स के द्वारा जो है लिखी गई हैं। कैसे याद करते हैं, कहते हैं जैसे बोलते हैं ना हे वत्स, वैसे राकेश को बोला जाता है हे राकेश वत्स, हे राकेश वत्स तुम शुरुआत करो, तुम शुरुआत करो अभियुक्त होकर। हे राकेश वत्स तुम शुरुआत करो अभियुक्त होकर, क्योंकि इसके अतिरिक्त एक बुद्ध और बचा है, लेकिन तुम अंतिम प्रजापति हो तो तुम ही करो। कैसे कहते हैं, राकेश से कहते हैं हे राकेश वत्स तुम शुरुआत करो अभियुक्त होकर, क्योंकि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक बुद्ध और बचा है, लेकिन तुम अंतिम प्रजापति हो तो इसलिए शुरुआत तुम ही को करनी होगी। भले ही एक बुद्ध और बचा है, लेकिन तुम अंतिम प्रजापति हो तो शुरुआत तुम ही को करनी होगी। बस याद हो जाएगा राकेश वत्स की सारी कहानियाँ कौन कौन सी लिखी गई हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाया एक पेज है, पर पेज को आप मत देखिए, आप लेखक को देखिए और उनकी रचनाओं को देखिए। अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आप लोग भी घनचक्कर हो जाएंगे और फिर याद नहीं कर पाएंगे। और इस समय मैं देख रही हूँ वीडियोज़ को लोग ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, पढ़ाई मतलब उतनी अच्छे से नहीं हो रही, जो कि आप लोग जान रहे हैं आप लोगों का एग्ज़ाम है, LT का एग्ज़ाम है। जितने लोगों ने फॉर्म भरा है 6 तारीख को पेपर है, और मैं देख रही हूँ इस समय वीडियोस भी लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। उसका रीज़न भी है, बहुत से लोगों के घर में शादी वगैरह भी है, और कुछ लोग मतलब और भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, तो जो टॉपिक उनका नहीं कंप्लीट है उसको कवर कर रहे होंगे। लेकिन हम कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम निकाल के हम जो है, नहीं ज़्यादा, मैं वीडियो भी बहुत लंबी नहीं बना रही हूँ, मुश्किल से 30 से 35 मिनट की बन रही है। तो आप स्पीड बढ़ा के कुछ भी काम कर रहे हो किचन में, या कुछ भी कर रहे हो, या से ही टहल रहे हो कहीं पे, तो अपना फ़ोन को चालू करके सुनते रहिए। या लेटने जा रहे हो तो एक बार क्लास को 15-20 मिनट चला के सुन लीजिए, ताकि जो आपकी रचनाएं भूल रही हो वो भी आपको जो है याद हो जाए और अच्छे से आप याद कर लें। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे कब कौन सी चीज़ें आपको याद आ जाएं, ये तो उस समय पता चलता है जब क्वेश्चन सामने आता है। तो इसलिए मैं भी बहुत लंबी क्लास नहीं कर रही हूँ, इतना ही रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी देखा जाए तो 8-10 लोगों की रचनाओं को हमने पढ़ा, 8-10 लेखक की रचनाओं को हमने देखा, रचनाएं काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसके आगे की क्लास को कल हम देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आई होगी क्लास, रचनाएं याद हुई होंगी, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी जो भी बातें होंगी, अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट के जरिए जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि मैम आपसे कांटेक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे प्रतिष्ठा नाम से जो मेरी आईडी आपको दिखेगी, आप उस पर बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल की क्लास में ठीक इसी टाइम पे शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।